किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका शीर्षक है कबाड़ी वाला। ये कहानी मेरे मित्र अजय जुगरान की लिखी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कबाड़ी वाला। बड़े भैया बैठे हैं यहां अकबर? कुर्सी पर बैठी अर्चना ने उस हथेली से नमकीन फांक तश्तरी पर से चाय फूंक फूंक कर पीते दीनबंधु से कहा। वो जमीन पर अखबार और पुराने खराब हो गए घरेलू सामान के ढेर के पास बैठ यूं दिख रहा था जैसे कि अभी अभी तेल के कुएं से कोयले की खदान होते हुए निकला हो। जब उसने अर्चना के हाथ का इशारा और आवाज का रुख पकड़ गर्दन घुमाई और कहा, नमस्ते, सलाम भाई साहब, बड़े दिनों बाद आए दिल्ली से, तो मैंने उसे हाँ सलाम अकबर, नमस्ते कह जवाब दिया। फिर मैं उसे गौर से देखते देखते निर्धन पर भगवान की मार के बारे में सोचने लगा। उस 50 होने से पहले ही झुर्रियों झुर्रियों शरीर से सठियाए ने कुछ ही देर में नमकीन की अंतिम फांक को चाय की आखिरी बड़ी घूंट संग नीचे गटका और जमीन पर पड़े सामान को समेट बांध अपने बोरे में ठूंसा। बोरे को पीठ पर लादने को झुककर खड़े होते हुए उसने कहा, अर्चना दीदी, 1000 रुपए और जोड़ लीजिए मेरे उधार खाते पर, इंशाअल्लाह अतीत तक लौटा दूंगा। इस पर अर्चना बोली, कोई बात नहीं अकबर, बस तुम बागवानी की कुछ पुरानी मैगजीन मेरे लिए ढूंढ लाना। उसने बोरा पीठ पर लादते हुए कहा, जी अच्छा, पक्का खोज लाऊंगा, खुदा हाफिज। और गेट से बाहर बोरे को साइकिल के कैरियर पर बांध हमारे पड़ोसी के दिए जूते अपने कांधों पर लटका कबाड़ी कबाड़ी की बुलंद आवाज लगाते हुए हमारी गली से मेन रोड को निकल गया। उससे पहले हुई बातचीत से मुझे पता था कि उसे हमेशा ये डर सताता है कि उसके जूतों के तलवे कहीं साइकिल के पैडलों पर रगड़ टूट न जाएं। अकबर के काम करने के तौर तरीके और बातों से कोई आंख वाला अजनबी कभी ये विश्वास न कर पाता कि हमारे इलाके का कबाड़ी अकबरुद्दीन जेनेटिक रेटिना रोग के कारण लगभग 80-90% अंधा था। चांदपुर के उसके खानदान में, जिसमें 3-4 पीढ़ी से चले आ रहे तांबे के कुछ बर्तनों के अलावा अब बस कबाड़ी कबाड़ी की बुलंद आवाज लगाने की ताकत ही बच गई थी। कोई तो पुरखा उस जन्मजात अंधता की बीमारी को अपने खून में लिए रहा होगा, जो अकबर को अपने माँ बाप से विरासत में ऐसा पैदाइशी धुंधलका दे गई। कहते हैं इसी धुंधलके ने 2-3 पीढ़ी पहले उसके एक जमींदार पुरखे को एक बेवा मेम से धोखा खा बकलम खुद को जमींदारी और उससे जुड़ी सारी जायदाद से बेदखल कर अफीमची से भिकमंगा बना दिया था। कुछ पीढ़ी आगे चल कुदरती मार ने अकबर के माँ बाप के खून से, जो वैसे खास ममेरे फुफेरे रिश्तेदार थे, उनके खानदान में पहले से चल रही इस लाइलाज बीमारी को अकबर की आंखों में डाल दिया। इसके बावजूद वो पहले गंगा नहर, फिर रेल पटरी और फिर सड़क के लिए पत्थर फोड़कर ढोते ढोते दुनिया जहान की तरक्की में हाथ बटाते हरिद्वार से गंगा नहा 2.5 दहाई पहले जाने कैसे देहरादून में रिस्पना नदी को नाला बनाती झोपड़पट्टी में अपनी रोशन आंख सुई धागे के काम में माहिर बीवी करीना के साथ एक झुग्गी में आ गया। गरीब नवाज की दरगाह के कई चक्कर लगवाने के बाद अल्लाह ने 3 अलग अलग स्तर तक दृष्टिबाधित औलादें, एक बेटा और 2 बेटियां भी इस गरीब को बख्शीं। कहते हैं शरीर में कुदरत की दी हुई किसी भी ताकत के कम होने से उसकी दूसरी ताकतें बढ़ जाती हैं। शायद इसी तरह अकबर के अंदाजा लगाने और याददाश्त में उसकी आंखों की खोई ताकत भी शामिल हो गई। वो अपनी इन दोनों बढ़ी ताकतों के बूते साइकिल पर कबाड़ी कबाड़ी की बुलंद आवाज लगाते
देहरादून के संभ्रांततम रिहायशी इलाकों में से एक यानी डालनवाला की गली गली हर दूसरे तीसरे दिन सुबह शाम 1-2 चक्कर लगाता। ये कतई आसान काम नहीं था। अगर वो मुख्य सड़कों से बिन गिरे गिराए किसी गली पहुंच जाता तो भी लंडेरू कुत्ते उस पर भौंक उसका पीछा करते और उसके कुछ ग्राहकों के पालतू कुत्ते तो उसकी गंध मात्र से कान सीधे कर दांत फाड़ गुर्राने लगते। अर्चना के प्रिय नस्ली कुत्ते भी ऐसे असभ्य व्यवहार करने में कोई अपवाद नहीं थे। अकबर हमारे इलाके के कुत्तों की कम से कम 2 पीढ़ियों द्वारा कई बार गिराया और काटा जा चुका था। जब कभी उसे ज्यादा चोट लग जाती तो दोस्त रिश्तेदार बिन मांगे मुफ्त सलाह देते कि वो कबाड़ी का काम छोड़ किसी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ अपने अंधेपन की नुमाइश कर चैन से खैरात पा खा कमा ले। लेकिन वो खुददार सूरदास उनकी ऐसी सलाह को दरकिनार कर एक प्रासंगिक दोहे की ये पहली पंक्ति ही दोहराता, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाही, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाही। ऐसी सोच पर अडिग टिका अकबर जस तस अपने परिवार के लिए सर ऊंचा कर मेहनत से कुछ न कुछ कमा ही लेता। वो हर ईद त्योहार पर अपने ग्राहकों के लिए डब्बे के डब्बे भर किशमिश काजू बादाम की कतली भरी सेवई लाता और गली के बच्चों के लिए भी गेंद बल्ले की ईदी लाना न भूलता। वो बातों बातों में हमसे अपने परिवार की तरक्की साझा करता। उसे अपनी बीवी के सुई धागे के काम और अर्चना की मदद से उसके लिए किश्तों पर खरीदी सिलाई मशीन पर बड़ा फख्र था। 1 साल पहले उसने अपने ब्रेल पढ़ना सीख कंप्यूटर चला सकने वाले बेटे के एक आंख वाली से निकाह के बारे में बताया। रिश्तेदारी के बढ़ते वो अब बड़ी दावत दे पाने के लिए 10 किलो वाला प्रेशर कुकर लेना चाहता था। उस दिन मैंने ये बोल उसकी टांग खींची, वाह अकबर वाह, बेटे के लिए कंप्यूटर की पढ़ाई और इतनी जल्दी शादी, और बेटियों को घर पर बिठा रखा है तुमने। इस पर वो गर्वपूर्ण विरोधी स्वर में बोला, बाऊजी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बेटियां भी पढ़ रही हैं और अपनी माँ से घर और सिलाई बुनाई का काम भी सीख रही हैं। उन्हें काबिल बना के ही उनकी शादी करूंगा ताकि जिस घर जाएं वहां उनकी इज्जत हो। उसकी इस बड़ी बात पर मैं पूरे समाज में ऐसे ही परिवर्तन की आशा से मन ही मन मुस्काया। ये बात आई गई हो गई, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद एक दिन वो अपनी बड़ी बेटी सलमा के 12वीं पास कर लेने पर जलेबी समोसे ले अपनी खुशी बांटने घर आया। वो उसी दिन शाम की बस से सलमा को कॉलेज एडमिशन के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहा था। ये सुन मेरे मुख से अनायास ही निकला, अकबर आज शाम दिल्ली के लिए ना निकलना, देर रात पहुंचोगे। कल सुबह उजाले उजाले में जाना, दिल्ली बड़ा मुश्किल शहर है। वो बोला, बाऊजी मेरे लिए क्या अंधेरा क्या उजाला, पढ़ी लिखी सलमा रहेगी ना मेरे पास, बाप बेटी ढूंढ लेंगे रास्ता, पहुंच जाएंगे मंजिल। उसकी बात पर मुझे अपने शब्दों पर दुख और उसके विषय पर चिंता हुई, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता वो ये बोल मुड़ चला, दिल्ली से लौट के आपसे मिलूंगा, खुदा हाफिज। 1-2 हफ्ते बाद वो गर्मी और मानसून की सीमा पर एक बड़ी ही उमस भरी दोपहर हांफता आया, हाथ में एक अंग्रेजी में लिखी चिट्ठी लिए अर्चना से उसे पढ़वाने। उस चिट्ठी में सलमा के दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज में एडमिशन होने की सूचना थी। अर्चना उसे पढ़ खुशी से चिल्लाई, अकबर ईद मुबारक, तुम्हें सचमुच ईद मुबारक, सलमा का एडमिशन हो गया कॉलेज में। इस बार आपकी ईद जल्दी आ गई, तुम रुको मैं मिठाई लाती हूं, सब मुंह मीठा करेंगे। ऐसी खुशखबरी और उस पर अर्चना की विरली प्रतिक्रिया सुन वो कुछ पल हतप्रभ जड़वत वहीं खड़ा रहा और फिर हाथ उठा चहुं ओर व्याप्त उस अदृश्य के लिए सजदे में झुक गया। फिर जब एक दिन 2020 की कोरोना तालाबंदी में भी वो पुराने अखबार और खराब या पुराना घरेलू सामान खोजते हमारी गली के घरों के गेट खटकाता
और कबाड़ी कबाड़ी की पुकार लगाता दिखा तो उसे बरामदे खड़ी अर्चना से यूं डांट पड़ी, अकबर, तुम गेट से लटका वो थैला ले जाओ, और कुछ सामान नहीं है मेरे पास। जान पर खेल कर ये काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ यहां से, बीवी बच्चों के पास घर वापस जाओ। इस पर वो दवा, डबल रोटी, बिस्कुट, अंडों की ट्रे से भरे उस थैले को टटोलते बोला, दीदी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेल अनाज तो मिल रहा है सरकार से, पर गरीब की जान को घर बैठने से बढ़कर कोई खतरा नहीं। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अर्चना ने ऐसा कह उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था और बोलता रहा, दीदी वैसे आप जैसे कुछ ग्राहक मेरे लेनदार भी हैं। इस सलमा को वजीफा भी मिलने वाला है और अब आपका उधार लौटाना है मुझे। जो आप लोग मुझे यूं वक्त बेवक्त न देखेंगे तो सोचेंगे मैं कहीं उधार बिन चुकाए भाग तो नहीं गया। इसलिए मैं अस्पताल से इंजेक्शन लगवा और करीना का बनाया ये मास्क पहन कुछ पुरानी बागवानी की किताबें आपको देने चला आया। ये लीजिए, आपके गेट के कोने पर रख दी यहां। अकबर की ऐसी ही लाजवाब बातें उससे दो पल भी किसी संवेदनशील को नाराज नहीं होने देती। किस्मत ने उसे दृष्टि बाधित कर कबाड़ी वाले का काम दिया, लेकिन वास्तव में वो हमारे पूर्वाग्रहों और घृणा से सड़ते समाज में अपनी बोली और करनी से दिलों को साफ और मन की आंखें नम कर खोल देने वाला एक विलक्षण इंसान है। काश इस सच्चे अकबर आजम की सूखी आंखों में भी उजाले का पानी लौट आए। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की लिखी यह मार्मिक कहानी कबाड़ी वाला। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। और हां, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी देना ना भूलें, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं ताकि हम अपना कार्यक्रम और अधिक रोचक बना सकें। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से, कुछ कहानी।